ये घटना है महाराष्ट्र के शहर नागपुर की और दिन है 10 मार्च 2011। नागपुर में एक लोकेलिटी है नंदनवन। इस नंदनवन लोकेलिटी में एक गर्ल्स हॉस्टल है। इस गर्ल्स हॉस्टल से सुबह के तकरीबन 11 बजे एक लड़की बाहर निकलती है अपने कॉलेज जाने के लिए। उस लड़की ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा है और मोबाइल फ़ोन पर अपनी माँ जो किसी दूसरे शहर में रहती है उनसे बात करते हुए वो लगातार सड़क पर चली जा रही है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल से वो थोड़ी दूर आगे बढ़ती है कि तब तक जो है वो अनहोनी हो जाती है। पीछे से कुछ हमलावर दौड़ते हुए आते हैं और ताबड़तोड़ तरीके से उस लड़की पर पीछे से ही चाकुओं से हमला शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 अनगिनत चाकू उस लड़की को मारते हैं और लड़की को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ये हमलावर इतने खतरनाक हैं, इतने खूंखार हैं, इतने दरिंदे कह लें, जो भी कह लें, ये इतने भयानक लोग हैं कि इन्होंने जो चाकू मारा वो चाकू उस लड़की के शरीर के अंदर जाकर हड्डियों में कुछ इस तरह से फंस गई कि जब उन्हीं कातिलों ने उस चाकू को बाहर निकालने की कोशिश की तो वो चाकू निकली तक नहीं। फाइनली ये जो किलर्स हैं, जो हमलावर हैं, वो वहां मौके से फरार हो जाते हैं। जब लोगों की नज़र इस घटना पर पड़ती है तो लोग किलर्स को तो नहीं पकड़ पाते, कुछ दूर तक उनका पीछा करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं। गाड़ी भी थी साथ में, लेकिन लड़की को फौरन उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर उस लड़की को ब्रॉट डेड यानी मुर्दा करार देते हैं। और इसी के साथ पूरे नागपुर शहर में कोहराम मच जाता है। एक लड़की जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जिसकी सरसरी तौर पर या ऊपरी तौर पर किसी से कोई दुश्मनी समझ में नहीं आती, नज़र नहीं आती, ऐसी किसी लड़की को कोई इतने खतरनाक तरीके से, इतने वहशियाना तरीके से उसकी जान ले, यह जानना हर किसी के लिए बहुत बेचैन करने वाला है। पूरे नागपुर शहर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग गुस्से में सड़क पर उतर आते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करते हैं और इस तरह से जो है एक शहर में एक शॉक वेव, जिसे कहते हैं ना सनसनी, पूरे शहर में फैल जाती है। लड़की के बारे में आपको बताऊं, इस लड़की का नाम था मोनिका किरनापुरे और मोनिका किरनापुरे 3rd ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और नागपुर में ही राजश्री ताई मुलक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पढ़ती थी और नंदनवन के उस गर्ल्स हॉस्टल में वो रहती थी और वहाँ से रोज़ उसका कॉलेज यूं ही आना जाना होता था। तो ये उसका डेली रूटीन था और ये घटना जो है 10 मार्च को 2011 को सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास हुई थी। पुलिस के पास इतनी जानकारी थी और पुलिस अब बहुत दबाव में थी क्योंकि शहर के लोग जो है जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और ये जानने समझने की कोशिश उसने शुरू कर दी कि आखिर इस लड़की से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने लड़की के घर वालों से बात की, उसके दोस्तों से बात की, कॉलेज में जो उसके कलीग्स थे उनसे, टीचर्स से, सभी से बात की और ये पुलिस ने एसेस करने की कोशिश की कि आखिर मोनिका की किससे नाराज़गी थी और मोनिका से दुश्मनी किसकी हो सकती है। बगैर किसी दुश्मनी के या रिवेंज के इस तरह की हत्या बीच सड़क पर होना वो तकरीबन नामुमकिन सी बात थी क्योंकि लूटपाट जैसी कोई बात नहीं थी। लड़की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास कितना पैसा होता है कि कोई यूं बीच सड़क पर उसे लूटे कुछ। और अगर मोबाइल फ़ोन ही लूटना या छीनना होता तो जो भी 2-3 किलर्स आए थे वो आसानी से फ़ोन लेकर जा सकते थे। तो कोई और मोटिव जो है दुश्मनी के अलावा पुलिस को इस पूरे मामले में समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस ने दुश्मनी के एंगल को जब एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो पुलिस के हाथ खाली रहे। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया कि इस लड़की से आखिर किसकी ऐसी नाराज़गी थी। बहरहाल पुलिस ने अब तय किया कि वो मोनिका के मोबाइल फ़ोन की डिटेल चेक करेगी और ये जानने समझने की कोशिश करेगी कि उससे किससे बातचीत होती थी, किससे उठना बैठना था। तो पुलिस ने वो काम भी किया। मोनिका की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और उसको भी बहुत बारीकी से पुलिस ने एग्जामिन किया। एक एक नंबर के बारे में पता किया। जिन नंबरों से मोनिका की लगातार बातचीत होती रही है उन नंबरों के बारे में पुलिस ने पता लगाया। उनसे फ़ोन करके पूछा कि वो मोनिका को कैसे जानते हैं, क्या बातचीत होती है और धीरे धीरे सारे नंबर फिल्टर होते चले गए और कोई भी ऐसा आदमी मोनिका के कॉल लिस्ट में नहीं था जिससे मोनिका के साथ कोई नाराज़गी या दुश्मनी जैसी कोई बात पुलिस को समझ में आती। अब ये मामला पुलिस के लिए लगातार कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि दुश्मनी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लूटपाट जैसा कोई मोटिव नहीं था, मोबाइल फ़ोन की स्कैनिंग कर ली, उसमें भी कोई ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर सामने नहीं आया, तो पुलिस बहुत कन्फ्यूज्ड थी।
अब पुलिस ने तय किया कि वो शहर के पुराने बदमाशों से भी पूछताछ करेगी और साथ ही जिस जगह पर यह घटना हुई वहां पर मौजूद मोबाइल फ़ोन्स और जिस हॉस्टल में मोनिका रहती थी वहां रहने वाली दूसरी लड़कियों के मोबाइल फ़ोन की भी पुलिस जांच करेगी। और यह सब कुछ पुलिस बहुत गोपनीय तरीके से कर रही थी। बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उसमें भी पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। दूसरी ओर पुलिस ने यह तय किया कि वो उस गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़कियों के बारे में भी पता करेगी और उनके मोबाइल फ़ोन की भी स्कैनिंग करेगी, उनके सीडीआर भी निकालेगी और ये देखने समझने की कोशिश करेगी कि क्या कोई दूसरी लड़की का इस मामले से कोई लेना देना तो नहीं है। और पुलिस ने इस कोशिश में उस हॉस्टल में जितनी लड़कियां थीं उन सारी लड़कियों के मोबाइल नंबर लेकर उनके मोबाइल फ़ोन को स्कैन करना शुरू किया, मतलब उनके मोबाइल फ़ोन की जानकारी लेकर सीडीआर को स्कैन करना शुरू किया। और जैसा कि होता है, एक एक लड़की के साथ सैकड़ों लोगों की बातचीत होती थी, घर वालों की, दोस्तों की, किसी का बॉयफ्रेंड था, कोई कहीं इन्वॉल्व था, किसी की नाते रिश्तेदारी में बातचीत होती थी। तो ये एक बहुत अपहिल टास्क था, यानी जिसे कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल काम था पुलिस के, लेकिन पुलिस कर रही थी। पुलिस के पास कोई विकल्प या कोई दूसरा चारा नहीं था। और इसी कड़ी में पुलिस जो है उसी हॉस्टल में रहने वाले दूसरे लड़कियों से भी पूछताछ कर रही थी। कई बार जेंडर जो है इंसान का किसी मामले की तफ्तीश में या किसी मामले के होने में या बिगड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। लड़कियां कई बार खुलकर किसी दूसरी लड़की से अपने दिल की बात बता सकती है, लेकिन वहीं अगर कोई मेल मेंबर या कोई पुरुष किसी से कुछ पूछे किसी लड़की से, तो शायद लड़कियां उतना फ्री नहीं होती और कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सविता था, उसने एक लेडी पुलिस सब इंस्पेक्टर को पूछताछ के दौरान एक अजीब सी बात बताई। सविता ने यह बताया कि उसी के हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी लड़की के बारे में एक लड़का उससे लगातार पूछताछ करता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता रहता है। उस लड़की का नाम पुलिस ने गुप्त रखा और उस लड़की के बारे में किसी दूसरे लोगों को, किसी भी दूसरे शख्स को जानकारी नहीं दी गई। अब सविता ये बता रही थी कि जो लड़का है वो इस लड़की का प्रॉबेबली बॉयफ्रेंड है और वो लगातार इस लड़की के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछता रहता है कि वो लड़की कब हॉस्टल में आती है, कब हॉस्टल से बाहर निकलती है, किसके साथ उठती बैठती है, क्या खाती है, क्या पीती है। और सविता का ये कहना है कि मैं पहले उस लड़के से इतनी सारी जानकारी शेयर करने में बच रही थी, अवॉइड कर रही थी, लेकिन उस लड़के ने अपनी मजबूरी बताई और ये कहा कि जिस लड़की के बारे में वो पूछताछ कर रहा है, दरियाफ्त कर रहा है, उस लड़की ने 14,000 रुपये उस लड़के से बोरो कर रखे हैं, उधार ले रखे हैं, और वो ये रुपए नहीं लौटा रही है, इसलिए वो उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है और थोड़ा सा उस पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है ताकि किसी रोज़ उससे आमने सामने बात करके जो है वो अपने 14,000 रुपये निकलवा सके। तो कुल मिलाकर जो लड़का ये जानकारी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के बारे में ले रहा था, उसने एक कहानी उसी हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़की सविता को सुनाई थी और सविता इस बात से कन्विंस्ड थी और वो उस लड़के को इस लड़की के बारे में, जो हॉस्टल में ही उसकी साथी थी, उसके बारे में जानकारी दिया करती थी। अब जब पुलिस को यह बात पता चली तो पुलिस ने यह तय किया कि अब पुलिस उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाएगी। तो जब उस लड़के के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो महाराष्ट्र के ही एक दूसरे टाउन कटोल में रहने वाला एक इंग्लिश स्कूल का टीचर है जिसका नाम है कुणाल जायसवाल। और कुणाल जायसवाल जो है वो उसी नंदनवन लोकेलिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के बारे में पूछा करता था। पुलिस ने अब कुणाल जायसवाल को इंटरसेप्ट किया, उसे उठाया और उसे पूछताछ शुरू कर दी। और पूछताछ शुरू करने के साथ साथ पुलिस को कुछ और भी लड़कों के बारे में पता चला जिनसे कई लड़कियों की बातचीत होती थी। कुछ ऐसे लड़के भी मिले जिनके साथ कुणाल की बातचीत होती थी। तो पुलिस ने कुणाल को, कुछ और लड़कों को, कुणाल के कनेक्शन वाले कुछ लड़कों को उठाया और उनसे भी पूछताछ शुरू की। लेकिन जो 2-3 लड़कों से पुलिस ने पूछताछ की, सारे लड़कों ने पुलिस को यह कन्विंस्ड कर दिया कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। और कुणाल ने यह बताया कि चूंकि वो लड़की जो उसी हॉस्टल में रहती है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे 14,000 रुपये ले चुकी है और इन दिनों थोड़ा सा अवॉइड कर रही है, तो मैं उसके बारे में जानकारी जुटा रहा था। कुणाल ने इस मर्डर केस से खुद का कोई भी लेना देना नहीं बताया और एविडेंस के तौर पर उसने बताया कि जब हत्या हुई तब वो नागपुर में था ही नहीं। पुलिस ने जब उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को चेक किया, वेरीफाई किया, तो पुलिस ने देखा कि वाकई कुणाल सच बोल रहा है, क्योंकि जिस रोज़ यानी 10 मार्च 2011 को हत्या हुई थी उस रोज़ कुणाल जो है नागपुर नहीं बल्कि कटोल में था। हालांकि उसके आगे जो है कुणाल नागपुर आता जाता रहा था, यह भी एक फैक्ट है। तो कुणाल की बातें फौरी तौर पर पुलिस को सही लगी और पुलिस ने कुणाल को उस समय जाने भी दिया। लेकिन पुलिस ने
इसी सिलसिले में कुणाल के अलावा जो कुछ और लड़कों से पूछताछ पुलिस कर रही थी, उसी सिलसिले में पुलिस ने एक और लड़के को पकड़ा जिसका नाम है श्रीकांत सोनेकर। इत्तेफाक से श्रीकांत सोनेकर से भी कुणाल की बातचीत होती थी और ये श्रीकांत जो है थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड का लड़का था। इस पर कुछ कुछ इल्ज़ाम थे बर्गलरी के, लूटपाट के, चोरी के, मतलब ये एक पेटी क्रिमिनल था, छोटा मोटा अपराधी था। श्रीकांत सोनेकर को जब पुलिस ने उठाया और उससे पूछताछ शुरू की तो इसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। श्रीकांत ने बताया कि इस कत्ल के पीछे उसका हाथ है और सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके अलावा प्रदीप सहारे नाम के एक और लड़के का भी हाथ है। एक लड़का जो है उमेश मराठे है, वो भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है और इस मर्डर का मास्टरमाइंड या किंग पिन कोई और नहीं बल्कि वही कुणाल जायसवाल है जिससे पुलिस पहले पूछताछ कर चुकी है। ये बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पुलिस स्कैन कर चुकी थी, कुणाल से पूछताछ करके कन्विंस्ड हो चुकी थी कि उसका मर्डर में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुणाल जिस लड़की के बारे में पूछताछ करता था वो लड़की उसी हॉस्टल में रहने वाली थी और कुणाल की पुरानी जानकार भी थी। तो एक तरह से उसको सस्पेक्ट की लिस्ट से पुलिस जो है बाहर कर चुकी थी। मगर श्रीकांत सोनेकर जो कुणाल का ही साथीदार था वो ये बता रहा था कि इस मामले का मास्टरमाइंड कुणाल है। अब पुलिस ने दोबारा कुणाल को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की और उसे कन्फ्रंट किया और उससे बताया कि भाई हमने श्रीकांत को पकड़ लिया है और वो ये पूरी बातें बता रहा है और तुम जो अब तक बातें कह रहे थे वो झूठी हैं, तुम मुझे सही सही बात बताओ कि ये मामला क्या है। तो खैर पुलिस ने जब एविडेंस के साथ और एक जिसे कहते हैं ना कि भेदिए के साथ, जो उसी ग्रुप का मेंबर था, उसके बयानों के साथ जब पुलिस ने कुणाल को और बाकी लड़कों को पकड़ा और उनको कन्फ्रंट किया तो उनको मानना पड़ा कि हाँ इस मर्डर के पीछे उन्हीं का हाथ है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मोनिका किरनापुरे से दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं थी और वो मोनिका को जानते तक नहीं थे। अब सवाल ये है कि अगर वो मोनिका को जानते नहीं थे तो उन्होंने मोनिका का कत्ल क्यों किया? ये बात बड़ी अजीब है और बहुत चौंकाने वाली है। तो इस बात को समझने के लिए इस कत्ल के पीछे की कहानी को एक बार और आपको समझना चाहिए। सविता नाम की जिस लड़की से कुणाल अक्सर बातचीत किया करता था और उसी के हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी लड़की के बारे में पूछताछ किया करता था, वो लड़की कुणाल की जानकार थी। 10 मार्च को हुआ ये कि कुणाल ने हमेशा की तरह सविता को फोन किया और पूछा उस लड़की के बारे में कि वो अभी कहाँ है। तो सविता ने बताया कि वो अब से कुछ देर पहले हॉस्टल से बाहर निकली है, शायद कॉलेज जाने के लिए। और जैसे ही सविता ने ये बात कही कुणाल ने उससे बातचीत समाप्त की, खत्म किया और फ़ोन रखा। और फ़ोन रखने के बाद कुणाल ने उन लोगों को फ़ोन किया जिन लोगों के साथ वो पहले ही साजिश रचकर तैयार था उस लड़की को टारगेट करने के लिए जिसके बारे में कुणाल इतने दिनों से लगातार पूछताछ कर रहा था। कुणाल ने उस गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहले से घात लगाकर मौजूद 3 से 4 किलर्स को, जो हायर्ड किलर्स थे, सुपारी किलर्स थे, उनको ये बताया कि हॉस्टल से एक लड़की निकल रही है, पैदल ही जा रही है, ये हुलिया, ये डील डॉल है, उसको टारगेट करना, उसे मारना है। बस कुणाल ने ये फ़ोन किया। किलर्स वहाँ पर तैयार थे, नशे में धुत थे, क्योंकि आपको पता है आमतौर पर इस तरह के जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो किलर्स होते हैं वो नशे में होते हैं, क्योंकि होशो हवास में कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना मुश्किल होता है। तो नशे में धुत उन किलर्स को जैसे ही इस बात की पता चली, इस बात की जानकारी मिली, वो वहाँ तैयार हो गए। और दुर्भाग्य से मोनिका किरनापुरे जो उसी हॉस्टल में रहती थी, वो जैसे ही बाहर निकली, मोनिका को पीछे से उन किलर्स ने पकड़ लिया और ताबड़तोड़ चाकू मारने शुरू कर दिए। और इस तरह सुबह के 11 बजे मोनिका की उन हत्यारों ने बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी, जान ले ली। बाद में कुणाल ने और बाकी सारे लोगों ने जो इस मर्डर की साजिश में शामिल थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे उन्होंने तो मोनिका को गलत मार दिया, क्योंकि मोनिका से न तो इनकी कोई दुश्मनी थी, न ये मोनिका को जानते थे, न कोई लेना देना था। लेकिन अब तो बात बहुत आगे निकल चुकी थी, लड़की की जान जा चुकी थी, कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। तो ये सारे लोग धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो गए। पहली पूछताछ के बाद कुणाल जायसवाल भी छुप गया था, उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन बाद में पुलिस ने एफर्ट डाला और एफर्ट डालने के बाद कुणाल और प्रदीप सहारे और उसके बाकी साथियों को पकड़ा। इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई, उस कहानी को सुनकर यह बात समझ में आ गई कि कुणाल और उसके गुर्गे उसी हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी लड़की का कत्ल करना चाहते थे। और दुर्भाग्य से उस रोज उन कातिलों ने मोनिका को ही कुणाल का दुश्मन समझ लिया और मोनिका को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। अब ऐसा कैसे हुआ, यह जानने के लिए आपको पूरे घटनाक्रम के सीक्वेंस को थोड़ा समझना होगा।
हुआ ये कि सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास कुणाल ने सविता से बात की और सविता से पूछा उस लड़की के बारे में। सविता ने कैजुअली बताया कि हाँ, आपसे कुछ देर पहले ही वो निकली है और शायद वो हॉस्टल से निकलकर कॉलेज ही गई है। तो कुणाल को लगा कि सविता जस्ट इस वक्त के बारे में ये बात कह रही है, कुछ देर पहले, मतलब उसने अज्यूम कर लिया कि 2-3 मिनट पहले या 5 मिनट पहले। इसीलिए कुणाल ने फौरन फोन रखा और अपने सुपारी किलर्स को फोन करके बताया कि जो भी लड़की हॉस्टल से निकलकर जा रही है उस पर हमला कर दो। और कातिलों ने वैसा ही किया, उसकी जान ले ली। जबकि हकीकत यह है कि जिस लड़की का कत्ल करना था वो लड़की सुबह 9 बजे हॉस्टल से निकलकर अपने कॉलेज जा चुकी थी और सविता को इसके बारे में पता थी। और सविता ने सुबह 11 बजे बातचीत करते हुए ये कहा कि हाँ, वो कुछ देर पहले हॉस्टल से निकली है। तो सविता के दिमाग में कुछ देर पहले मतलब 2 घंटा था। उसको लग रहा था कि हाँ, सुबह 9 साढ़े 9 बजे गई है, कुछ देर पहले उसने बोल दिया। और कुणाल ने जब कुछ देर पहले सुना तो कुणाल को लगा कि अच्छा, अभी निकली होगी 5 मिनट पहले। तो एक तरह से ये जो टाइमिंग का फेर था, उस टाइमिंग के फेर की वजह से जिस लड़की का मर्डर होना था उस लड़की की तो जान बच गई, उसका मर्डर नहीं हुआ, लेकिन दूसरी लड़की मोनिका किरनापुरे की हत्या हो गई जो बेगुनाह थी और जिसका कुणाल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो ये अपने आप में बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक वाकया है जिसमें एक ऐसी लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था वो मारी गई। अब सवाल यह है कि कुणाल उस लड़की का कत्ल क्यों करना चाहता था जिसकी जान बच गई और जिसका नाम पुलिस ने गोपनीय रखा है। तो आइए अब उसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल वो लड़की जो है कुणाल से एक मैरिज पार्टी के दौरान अब से कुछ महीने पहले मिली थी और कुणाल के साथ उसकी घनिष्ठता हो गई थी। दोनों समझ लीजिए कि कोर्टशिप या रिलेशनशिप में थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रह रहे थे। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि कुणाल की कुछ बातों से उस लड़की को कोई तकलीफ हुई, उसका दिल टूटा और उसने कुणाल से दूरियां बनानी शुरू कर दी। और इस लड़की ने फिर अपने ही साथ उसकी जो एक और फ्रेंड है, सहेली, उसके बॉयफ्रेंड से उसने अपनी नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो इन्वॉल्व हो गई। तो कहने का मतलब ये कि जो लड़की टारगेट में थी वो लड़की कुणाल की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उस एक्स गर्लफ्रेंड ने कुणाल से ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप करके वो किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गई थी और कुणाल एक जिल्टेड लवर, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि नाकाम आशिक या फुका हुआ आशिक, वो कुणाल वो चीज़ था, वो शय था। और उसने फिर यह तय किया कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया है मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा और मैं उसकी हत्या करूंगा। और हत्या की साजिश उसने रची, पूरा जाल बिछाया, सुपारी किलर्स हायर किए और तकरीबन 1.5 लाख रुपए इस कत्ल के लिए उसने अपनी जेब से खर्च करके सुपारी किलर्स को दिए थे। लेकिन इसके बावजूद जिस लड़की की हत्या होनी थी वो तो बच गई इत्तेफाक से, क्योंकि वो पहले ही कॉलेज जा चुकी थी, और जो देर से कॉलेज के निकली उसकी हत्या हो गई, मोनिका की। अब जैसा मैंने आपको बताया कि नागपुर में बवाल मच गया। इस तरह की घटना, स्टूडेंट को टारगेट करना, लड़की को टारगेट करना, लोग बहुत भावुक हो गए। और तब महाराष्ट्र सरकार ने खास तौर पर इस मामले में कोर्ट में पैरवी करने के लिए जो महाराष्ट्र के टॉप लॉयर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उज्ज्वल निकम, आप सभी ने नाम सुना होगा, उनको स्पेशली अपॉइंट किया। और उज्ज्वल निकम से यह कहा सरकार ने कि आप इस मामले की पैरवी कीजिए और गुनहगारों को सजा दी जाए। उज्ज्वल निकम ने कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त पैरवी की और ये जो गुनहगार हैं उन्हें तो दोषी बताया ही। कुणाल को बताया कि वो खून का प्यासा और सेक्स मैनियक था, जो एक दरिंदा था, जो एक लड़की को जिसने उससे किसी भी वजह से ब्रेकअप कर लिया था, उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसकी हत्या करना चाहता था। तो ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उसके साथ जिन लोगों ने बेगुनाह लड़की की हत्या की उन्हें भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी दलील रखी, अपनी बातें रखी। लेकिन कोर्ट ने सारी चीज़ों को सुनने के बाद और इवेल्युएट करने के बाद 3 जून 2015 को कुणाल जायसवाल, उमेश मराठे, प्रदीप सहारे, श्रीकांत सोनकर और कुछ एक और लोगों को इस मामले में जो इन्वॉल्व थे उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, उन्हें फांसी की सज़ा नहीं हुई। और इस तरह इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया। हालांकि ये जो दोषी लोग हैं ये फिलहाल जेल में हैं, उन्होंने अपील भी कर रखी है, लेकिन ये मामला जो है वो नागपुर के लोगों के जहन में अब भी ताज़ा है। घटना बेशक अब से कोई 10-11 साल पुरानी है, क्योंकि 2011 की घटना है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस घटनाक्रम को अभी भी नहीं भूल पाए हैं जिसमें एक बेगुनाह लड़की की कुछ दरिंदों ने सिर्फ अपनी सनक के चलते हत्या कर दी थी। तो ये केस जो है क्लासिक केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, मर्डर ड्यू टू मिस्टेकन आइडेंटिटी का है और इस तरह की घटनाएं भी इस दुनिया में होती रही हैं और पहले भी हुई हैं। तो खैर आज की कहानी यहीं तक।